वो जब ये आस्क करते हैं तो उसमें वो बात क्लियर हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि मैं एमसीएस के पेपर मेरे करीब थे तो उसकी प्रिपेयर कर रहा था। और छोटे मोटे कोर्सेज मैंने लिए हुए थे, उन कोर्सेज के टेस्ट फाइनल प्रोजेक्ट मैं ना कैरी आउट कर रहा था। इस वजह से मैं उनमें बिजी हुआ था। और आपके असाइनमेंट नहीं कर पाया हूँ, मगर जैसे पेपर कंप्लीट होंगे तो मैं इंशाल्लाह फौरन वो सबमिट करवा दूंगा सारे के सारे। नहीं नहीं, मैं असाइनमेंट्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि एक गूगल फॉर्म का लिंक मैंने ग्रुप पे पोस्ट किया था कि जिसको भी जो है ना करियर काउंसलिंग या करियर गाइडेंस चाहिए, वो इस यस फॉर्म सर। को फिल कर दें। और उस फॉर्म, इतना बड़ा फॉर्म नहीं है, हार्डली, बहुत हुआ तो 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे उसको फिल करने के लिए। लेकिन उससे ये अच्छा सर, होगा वो कि मैं असल असल में मैं ये फेसबुक भी बहुत कम ही इस्तेमाल करता हूँ। हम्म। और ये दूसरे जो सोशल मीडिया अकाउंट है उनको भी बहुत कम ही इस्तेमाल करता हूँ। ज़्यादातर मैं लिंक्डइन पे रहता हूँ। लिंक्डइन ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, वहीं पे जॉब सर्च करता हूँ और डिफरेंट एस्पेक्ट्स को ना। असल में मेरा सर ठीक है। मेजर मेजर इंटरेस्ट जो था वो उसमें था, ये डिजिटल वो उसमें साइबर सिक्योरिटी में। मगर मैं ये हम्म। इसलिए भी कर रहा था क्योंकि कभी कभार उसके अंदर एक एस्पेक्ट आता है सोशल इंजीनियरिंग का। तो उसके लिए भी मतलब एक ह्यूमन नेचर को समझना जरूरी है, तो उस वजह से मैंने ये लिया था। ठीक है। मगर अच्छा, इसके अंदर मैंने भी लिंक इंशाल्लाह यहाँ मैं ग्रुप पे प्रैक्टिस पोस्ट कर दिया। करूंगा। ठीक है ठीक है। यस सर। मैंने लिंक पोस्ट कर दिया है यहाँ ग्रुप पे भी। अगर किसी को फेसबुक पे नहीं मिला है तो वो यहाँ से उसको लेके फिल कर दे। कोशिश करें बाय द एंड ऑफ दिस वीक, फ्राइडे सैटरडे संडे तक कर दें उसको, ताकि नेक्स्ट वीक से हम उसकी एग्जीक्यूशन की तरफ मूव करें। जी समिया। सर एक्चुअली मैंने जी। जब मैं लिंक्डइन वगैरह पे अकाउंट बनाया ना, तो उसमें मेरी सिस्टर का नेम है और ईमेल, उनकी ईमेल में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो उनकी नेम से सारी चीज़ें ईमेल वगैरह सेटअप है, तो कोई मसला तो नहीं है? ऑब्वियसली है, मतलब वो आपकी सिस्टर का फिर करियर बन रहा है ना। सॉरी। तो सर मैंने ये डिस्कस किया था जब मैं फाइवर का अकाउंट बना रही थी ना, तो मैंने मैम से डिस्कस किया था, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स खास दिया नहीं। उन्होंने कहा कि आप दोबारा ट्राई करें। दोबारा मैंने ईमेल हम्म। करवाया तो वही मसला आ रहा था कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था मेरा ईमेल। देखिए, और फाइवर मैंने वगैरह पे तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो आपकी पर्सनल प्रोफाइल्स है, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम वगैरह, वो तो आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे ना। जी। ठीक है, बाकी फाइवर अपवर्क आप बना सकती हैं। अगर आपकी सिस्टर का प्लान नहीं है फ्रीलांसिंग में आने का, देन यू कैन यूज हर प्रोफाइल एंड आईडी। अदर देन दैट, बाकी सोशल चैनल्स के लिए, कल को आप मशहूर हो जाती हैं, पॉपुलर हो जाती हैं, आपको बुलाया जाता है डिफरेंट जगहों पे सेमिनार्स के लिए, तो आप क्या करेंगी? अपनी सिस्टर को भेजेंगी या बताएंगी उनको कि नहीं मेरा नाम तो ये है? तो इसलिए बेस जो है ना, उसको स्ट्रांग रखना और क्लियर रखना बड़ा जरूरी होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि वो आपने जब बताया था ना कि शॉपिफाई पे जब हम नहीं, अपवर्क पे जब हम अकाउंट बनाते हैं तो हमें फ्री जो 50 पॉइंट्स मिलते हैं, तो क्या अभी जरूरी है कि मतलब हम अभी इस पे काम स्टार्ट नहीं कर रहे, तो अभी जरूरी है कि हम अपवर्क पे आईडी बना लें? हाँ, अपवर्क की आईडी तो हमने क्लास के सेशन के बिल्कुल स्टार्ट में बनवाई थी, सर वो ताकि बनाना तो मुश्किल नहीं है, वो तो बन जाएगी, लेकिन हम हमें पूछना ये था, ये जो 50 पॉइंट्स है वो उसकी एक्सपायरी क्या होती है, मतलब कि कितने दिन उसकी तक एज सच हम कोई उसे अगर एक्सपायरी नहीं होती, वो बस आपके अकाउंट में रहते हैं। और इनफैक्ट अगर आप उसको यूज करें तो वो एवरी मंथ आपको नए कनेक्ट्स भी दे देते हैं। लेकिन स्टार्ट का आई एम नॉट श्योर, किसी को मिलते हैं किसी को नहीं मिलते हैं। लेकिन सिर्फ उसकी बेस पे अकाउंट बनाना इज नॉट द सजेशन, बट आप जितना जल्दी बना लेंगे उतना ज्यादा पुरानी आईडी आपकी शो होगी टू द क्लाइंट्स कि अच्छा जी ये इतने इतने टाइम पहले की आईडी बनी हुई है। और उसकी जो है ना, फिर आप उसको जो वार्म अप करना कहते हैं ना एक प्रोफाइल को, वो वार्म अप भी आप इजीली कर सकेंगे। वरना इमेजिन करें आप अभी से नहीं बनाएंगे, अभी बना लें, 2-3 दिन बाद, हफ्ते बाद उसको दोबारा खोलें, थोड़ी सी एडिटिंग कर लें, फिर बंद कर दें, फिर हफ्ते बाद खोलें। इट्स बेटर कि आप फिर वेट करें कि नहीं मैं एक ही दिन जो है ना बैठ के ये सब चीज़ें करूँ। तो उसमें अप्रूवल्स के भी चांसेस कम हो जाते हैं, हो सकता है प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट भी हो जाए, और उसमें ये भी चांसेस होते हैं कि आपका ऑब्वियसली टाइम भी एक वक्त में ज़्यादा लग जाएगा।
ठीक है। वैसे तो सर हमने सारे प्लेटफॉर्म पे बना लिए हैं, सिर्फ अपवर्क ही रह गया था, तो वो ठीक है, बना के मैं इंशाल्लाह फिर सैटरडे को सबमिट करवा दूंगी। ठीक है। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरी अपवर्क की प्रोफाइल जो मैंने क्रिएट की थी वो प्राइवेट मोड पे चली गई है, क्योंकि ना मेरा लैपटॉप का इशू था, अभी अवेलेबल नहीं है। इंशाल्लाह मंथ के एंड तक लैपटॉप अरेंज हो जाएगा। तो मेरी गिग क्रिएशन नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने मेरी प्रोफाइल पब्लिक से प्राइवेट मोड पे कर दी है। तो अगर जो मैं फॉर्म फिल कर रही थी उसमें अपवर्क की प्रोफाइल का लिंक मेंशन करना है, तो मैं उसी प्रोफाइल का मेंशन कर दूँ या गिग क्रिएट करने के बाद फिर फॉर्म फिल करूँ? नहीं नहीं, आप उसी का फिल कर दें। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। और अपवर्क में तो गिग्स नहीं होते, अपवर्क में बिडिंग हो रही होती है। ठीक है, वो गिग्स फाइवर में होते हैं। ओके, तो उन्होंने मेरी प्रोफाइल जो प्राइवेट मोड पे की है, तो जी, फिर उसका रीज़न क्या है सर? वो यही रीज़न है, इनएक्टिविटी है। लेकिन उसको आप जो है ना, मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, इस लिंक के थ्रू आप उसको रीएक्टिवेट कर सकती हैं। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। जिन्होंने प्रोफाइल क्रिएट नहीं की है वो जल्द से जल्द कर लें, बिकॉज ये चीज़ तो हम बहुत पहले स्टैब्लिश करके हम आगे बढ़ चुके हैं। मतलब अब तो टाइम है कि हम अपवर्क से पैसे कमाने की तरफ मूव करें। तो अभी तक अगर आपने प्रोफाइल ही नहीं बनाई है तो दैट मीन्स कि यू आर लैकिंग बिहाइंड। डजेंट मैटर, अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो हम बाद में आपसे डेटा कलेक्ट कर लेंगे जब आप बना लेंगे। फॉर नाउ अभी जो मेजर इन्फॉर्मेशन हमें आपसे चाहिए वो आपकी करंट स्टैंडिंग, आपके एम्स, आपके विजन्स, आपकी आपके टारगेट्स, वेयर डू यू वांट टू बी, इस तरह की चीज़ें चाहिए। साथ में आपकी जो है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हमें देखनी है कि जहाँ जो आपकी गोल्स हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अपने फाइनेंसिस पे भी कितना काम करना होगा, इस तरह की। इसलिए जो मेजर चीज़ें हैं वो हैं। बाकी यूआरएल्स वगैरह अभी भी उसमें काफ़ी चीज़ें मिसिंग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि उसमें आई थिंक फाइवर की अभी हमने बात नहीं की है, या उसमें अभी हमने कुछ और फील्ड्स हैं जो मुझे लगता है कि ऐड होनी चाहिए इस फॉर्म में, वो मिसिंग है। बट वो हम बाद में भी किसी भी टाइम कर सकते हैं इसको फिर। अच्छा जी, एसईओ अभी तक हम लोगों ने स्टार्ट किया है लास्ट 2 क्लासेस में, जिसमें सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा है एसईओ का, एसईओ क्या होती है और किस किस तरह की एसईओ होती है और एसईओ से क्या फ़ायदे होते हैं। कौन बताएगा बाकी क्लास को? जी, इफ्तिखार। एसईओ बेसिकली हमारी सर्च इंजन में हम रैंकिंग मैटर करती है। मतलब जितना अच्छा हम एसईओ कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट पे, अपने ब्लॉगिंग पे, कीवर्ड्स को यूज कर रहे होते हैं जो ज़्यादा रिपीटेडली सर्च, तो वो हमारी रैंकिंग सर्च इंजन में टॉप करने में बड़े हेल्पफुल होता है। मेजर इसका मतलब फ़ायदा यही होता है एसईओ का। ठीक है। और किस किस टाइप की एसईओ होती हैं जुल्फरनैन? अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर, बेसिकली दो टाइप की एसईओ हैं, एक तो ऑन पेज ऑफ पेज। फिर इसके अंदर तीन टाइप्स आती हैं जिसके अंदर हम यूज करते हैं कि ब्लैक हेड एसईओ, वाइट हेड एसईओ एंड ग्रे हेड एसईओ। हम्म। अच्छा, हमने जो अभी और तक पढ़ा है टेक्निकल उसमें हमने 3 टाइप, हाँ, टेक्निकल को भी पढ़ा था एज अ डिफरेंट टाइप। तो ऑन ओके, पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल। टेक्निकल। मगर इसके अंदर सर मैंने जब ना एसईओ का थोड़ा बहुत देखा था तो इसके अंदर ये तीन टाइप भी लाई करनी थी, वाइट हेड है, ब्लैक हेड है और ग्रे हेड एसईओ। हाँ, ये तो बेसिकली जो है ना उसकी आप कह सकते हैं वे, मोड ऑफ डूइंग है एसईओ। लेकिन इसमें हम बात सिर्फ वाइट की ही कर रहे होते हैं। ब्लैक हैट टोटली इलीगल है, अनएथिकल इलीगल है। है, और जो गूगल भी ठीक है, से और वो ग्रे अनएथिकल। भी, ग्रे में भी ब्लैक के शेड्स आते हैं, तो इसलिए उसको भी अवॉइड करते हैं। तो काम का जो सीधा तरीका है हम उसी को ही कोशिश करेंगे, पढ़ें भी समझे भी। जी अथर। ठीक है, थैंक यू। जी सर, एसईओ बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। अम, अ, जो सारी सर्चेस लोग करते हैं वो सर्च इंजन पे करते हैं, और अगर आपने अपने टारगेट ऑडियंस जो सर्च कर रही है उसमें शो अप करना है अपनी वेबसाइट को,
तो आपको अपने वेबसाइट को सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ के थ्रू। ऑन पेज में आप अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, एक्सएमएल स्ट्रक्चर, वो देख उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। कंटेंट, इंटरनल लिंकिंग के थ्रू कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं। एंड देन इमेज की एसईओ, मेटा टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शंस, टाइटल्स, ये सारी चीज़ों को आप ऑप्टिमाइज करते हैं ऑन पेज में। और सही, राइट, ठीक है। एंड देन अच्छा, ये चीप होती है पीपीसी से ऑब्वियसली, अगर आप कंपेयर करें तो। बल्कि चीप क्या, फ्री होती है आई गेस। और प्लस जो है वो, बल्कि अक्सर लोग जो है वो, क्योंकि जब सर्च करते हैं लेट्स से गूगल पे, और उस कीवर्ड के, यानी यूज़र की बिहेवियर ये भी होता है कि उस कीवर्ड के अगेंस्ट अगर ऐड आए तो वो ऐड के बजाय ऑर्गेनिक ट्रैफिक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उनको उन पे जाते हैं। सही, तो ये भी बेनिफिट है। ठीक है। अच्छा, बेसिकली देखें, you guys being the students of content marketing and advertising students, कंटेंट मार्केटिंग का जो अल्टीमेट एम है या अल्टीमेट गोल है ना, वेयर डू यू वांट टू बी, इज एसईओ। आपने अब तक कंटेंट राइटिंग, कंटेंट मार्केटिंग के हवाले से जितनी चीज़ें सीखी, आपने कीवर्ड सीखे, आपने टाइटल अच्छे अट्रैक्टिव बनाने सीखे, आपने उसकी डिस्क्रिप्शंस बनानी सीखी, आपने एक सर्टेन कीवर्ड्स पे लेके या सर्टेन टॉपिक को लेके आर्टिकल्स लिखना सीखे। इन सब के पीछे कोई वजह थी, और वो वजह थी कि उससे आप जहां भी आर्टिकल पब्लिश करेंगे तो वो उसकी एसईओ में हेल्प करेगा, सर्च इंजन जितने भी हैं उसमें ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करेगा, उस आर्टिकल को फर्स्ट पेज पे लाने के लिए कोशिश करेगा। अब एसईओ जर्नी क्या होती है जी? कोई भी यूजर है, उसको किसी भी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो सबसे पहले आजकल सर्च इंजन का रुख करता है, जैसे कि गूगल। वो गूगल पे लिखेगा हाउ टू बी अ मिलियनेयर, लेट्स से, तो उसको जितनी भी रिजल्ट्स नजर आएंगे पहले पेज पे, चांसेस हैं कि वो उनमें से उन सबके टाइटल्स पढ़ेगा। उसमें से किसी ने कुछ ऐसा अट्रैक्टिव टाइटल लिखा है कि सी हाउ दिस बॉय बिकेम अ मिलियनेयर इन जस्ट 3 months या 5 months, वो उसको अट्रैक्ट करेगा कि ये 5 महीने में कैसे मिलियनेयर बन रहा है। या आप और कोई चीज डाल सकते हैं कि दिस गाय बिकेम अ मिलियनेयर ट्रेडिंग क्रिप्टो, तो अगर उसको क्रिप्टो में इंटरेस्ट होगा और मिलियनेयर भी बनना होगा उसको, तो वो आपके आर्टिकल की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा। आप अकेले कंटेंट राइटर होते हुए भी इन सब टॉपिक्स के, मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिफरेंट हेडिंग्स डाल के भी लिख सकते हैं, मतलब मल्टीपल प्लेटफॉर्म से आप मल्टीपल आर्टिकल्स भी पब्लिश कर सकते हैं कि हर जगह से जो रीच मिले वो इवेंचुअली फायदा आप ही का हो। तो उससे क्या होता है कि जितने ज्यादा रेलेवेंट आपका कंटेंट होगा, जितने ज्यादा आप एसईओ फ्रेंडली अपना आर्टिकल बनाएंगे, उतनी ज्यादा आपको रीच भी मिलती है, उतनी ज्यादा क्विक आपको सर्च इंजन पे रैंकिंग अब आपकी जो है ना इंक्रीज होती है, उतने ज्यादा आपको हिट्स मिलने के चांसेस होते हैं, उतना ज्यादा यूजर का स्टे टाइम का चांस होता है कि वो आपका आर्टिकल बैठ के पढ़ेगा। तो जितना टाइम यूजर आपकी वेबसाइट पे स्पेंड करेगा, उतना रेवेन्यू आपका इंक्रीज होगा। एंड अगेन, अगर ये ऑडियंस ट्रैफिक आपकी, क्योंकि आप इंग्लिश में आर्टिकल लिख रहे होंगे, और अगर ये ऑडियंस आपकी यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में से आती है, तो आपको डॉलर्स में प्राइस मिलती है, और वो डॉलर रेट भी बड़ा हाई होता है, जिसमें आप इजीली इजीली जो है ना, बहुत, अगर मैं नैरो डाउन करके बताऊं तो 3 to 5 to 8 thousand डॉलर्स इजीली आप मंथली बना सकते हैं। अभी मैं उसकी मजीद डिटेलिंग में नहीं जा रहा कि आप किस तरह एफिलिएट जो है ना सर्विसेज दे सकते हैं, किस तरह आप फ्लिपिंग कर सकते हैं अपने वेबसाइट्स को लेके। जस्ट मैं एक बेसिक चीज बता रहा हूँ कि अगर आपकी आर्टिकल पब्लिशिंग अच्छी है ऑन अ फ्यू टॉपिक्स, तो आप इजीली इजीली जो है ना 3 to 5 thousand डॉलर्स तो बना सकते हैं। अच्छा जी, तो एसईओ के लिए जो हमने स्टेप्स देखे थे, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ की हेडिंग्स पढ़ी थी। ऑन पेज एसईओ हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। इसमें हम सारी चीजें जो हैं अपने ब्लॉग पे रहते हुए फिक्स कर रहे होते हैं। लड़कियों में से कौन एक्सप्लेन करेगा ऑफ पे ऑन पेज एसईओ को?
जी सामा। जी शाजी आप बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, ये ऑन पेज एसईओ में ये होता है कि हमें जो है रेलेवेंट कीवर्ड्स लगाने होते हैं, मेटा टैग्स लगाने होते हैं और जो है टैग्स लगाने होते हैं। ये सारी चीजें जो है ऑन पेज एसईओ में होती हैं। इसी लेमैन को मतलब कैसे बाकायदा समझाएंगी कि जिसको नहीं पता ये मेटा टैग्स और ये कीवर्ड्स क्या होते हैं? सर, मतलब जब हम रिसर्च करते हैं कि हमें जो कोई भी आर्टिकल लिखना है तो उसके लिए हम जो है कीवर्ड्स फाइंड करते हैं। ठीक है जी रिदा, और क्या होता है? सर इंटरलिंकिंग होती है कि हम अपना कोई आर्टिकल जब पोस्ट करते हैं तो जैसे कि हम बोलें कि हमें $100 में लैपटॉप चाहिए, तो उसके बाद हम लोग उस पर सेकेंड इंटरलिंकिंग भी दे देंगे, वहां से क्लिक करके हम दूसरे आर्टिकल पे भी चले जाएं, तो ऐसे हमारी रैंकिंग हो जाती है। ठीक है स्टफिंग वर्ड्स नहीं होने चाहिए हमारे पास, कीवर्ड्स अच्छे होने चाहिए और ज्यादा यूज नहीं, सिर्फ 4 टाइम्स 0.3 to 0.4 तक हम यूज कर लें, ज्यादा ना करें, ये सब होता है। 0.3 नहीं, बस 1 to 3%। कि अगर हम 100 जी वर्ड्स लिख रहे हैं तो उसमें से 2 या 3 दफा हम अपने कीवर्ड को यूज करें, मेन कीवर्ड को। बाकी टाइम हम इसके ऑल्टरनेट्स यूज कर सकते हैं। जी कमल। सही। और आर्टिकल जो है बहुत इजी वर्ड्स होना चाहिए कि सामने वाले को अंडरस्टैंड हो जाए, कि बात समझ आ जाए, वर्ड टू बिल्कुल वर्ड बात हो सारी। बिल्कुल। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने जो लिंक्स भेजे थे उसको मैंने रीड किए थे, शुरू के 2-3 लिंक्स थोड़ा टाइम निकाल के, तो उसमें यही बताया था एसईओ के बारे में कि एक तो आपकी यूआरएल में जो है वो मेंशन होना चाहिए आपका कीवर्ड या जो मेन टॉपिक है। जी जैसे उसमें एग्जांपल्स भी दिखाई गई थी कि एक में मेंशन था और एक में नहीं मेंशन था। तो अप्रोप्रिएट ये है कि वो जब आप किसी को एसईओ करके दे रहे होते हैं तो उसमें ये कि वेबसाइट पे होना जरूरी है। नंबर 2 ये भी था कि जब आप वेबसाइट, जब आपकी गूगल की रिजल्ट जब वो शो कर रहा होता है तो उसमें भी कीवर्ड से शुरू में जो 2 लाइनें लिखी हुई होती हैं, एटलीस्ट टू लाइंस ही होती हैं, उनमें भी जो है ना वो मेंशन होना चाहिए कीवर्ड का। सही। उसकी भी एक एग्जांपल मैंने देखी थी, तो ये था कि उसमें कीवर्ड्स आपके होने चाहिए और बाकी ये है कि कीवर्ड का यूज होना चाहिए। इसके अलावा वो लिंक्स के बारे में भी था कि लिंक्स भी जो इंटरनल लिंक्स वगैरह होते हैं उससे भी आप कनेक्ट करके अपनी एसईओ को बेहतर कर रहे होते हैं। ये जी चीजें कुछ मैंने देखी थी। ठीक है। अच्छा, जो यूआरएल की आपने बात की ना, वो नॉर्मली होता क्या है डिफरेंट वेब डेवलपमेंट टूल्स में, यस सर। कि जो हम हेडिंग बनाते हैं ना अपने आर्टिकल की, मोस्टली टूल्स क्या करते हैं उसी हेडिंग को ही यूआरएल का पार्ट बना लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपने यस हेडिंग सर। लिखी है हाउ टू मेक यस सर। कपकेक्स, ठीक है, इन स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, तो वो यूआरएल आपका ऐसे ही बनाएगा www. जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है blogger.com/how-to-make-कपकेक- वो डैश डैश लगा देगा स्पेस को फिल करने के लिए, लेकिन वही सारे कीवर्ड जो है ना जो आपने टाइटल में लिखे वही यूआरएल में यूज करा होगा। ये होता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, मतलब आप उनका कोई कस्टम यूआरएल भी बना सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। नॉर्मली वो इसको क्यों जाने देते हैं, उसकी वजह सर ये है ये कि हम कुछ वेबसाइट्स खुद पे, से कर सकते हैं हाँ हाँ खुद से भी कर सकते हैं। जब हम जाएंगे ना वर्डप्रेस या आर्टिकल जो पब्लिशिंग की तरफ, एसईओ कर रहे होते हैं जो। नहीं नहीं, मैंने आपको बताया था, देखें, बीइंग अ कंटेंट राइटर आपको एसईओ की बेसिक्स आनी चाहिए, और यस सर। अभी तो स्टार्ट में तो आपको कोशिश करनी है कि आपको ये सब काम खुद ही आना चाहिए। राइट। इससे होगा ये कि एक तो आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे एक एसईओ वाले को, इजीली 50-60 हज़ार रुपये ले लेते हैं वो लोग मंथली। यस। फिर आप उसकी राइट। एक्सपीरियंस के लिए बाउंड नहीं है कि वो जो बोलेगा आपने बस आंख उठा के भरोसा करना है, ऑल दैट आपको खुद पता होना चाहिए। द रीजन कि मैंने भी ये सारी चीज़ें सीखी थी, मैं डिजाइनिंग नहीं करता, मैं कंटेंट राइटिंग नहीं करता हूँ, मैंने बड़ी स्पेसिफिक जो है ना नीशेस अपने लिए सिलेक्ट कर ली हैं, जिसमें स्ट्रेटजी आ जाती है, जिसमें ब्रांड मैनेजमेंट आ जाती है, जिसमें पीपीसी एडवर्टाइजिंग आ जाती है।
ये वो चीज़ें हैं जिसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता और मेरी स्किल्स ज़्यादा अच्छी हैं या मुझे इसको करने में मज़ा आता है। डिज़ाइनिंग में मेरे घंटे निकल जाते हैं, कंटेंट राइटिंग में मेरे घंटे निकल जाते हैं, बहुत जो है ना मुझे फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। लेकिन मैंने ये सब भी सीखी इस वजह से है कि जब अब मैं एजेंसी जब अपनी रन कर रहा हूँ और मैं किसी डिज़ाइनर को बोलता हूँ कि जी आपने ये काम करके देना है, वो कहता है सर बड़ा मुश्किल काम है, इसमें 8 घंटे लगेंगे। मैं उसको या तो ये बोलता हूँ कि नहीं इसमें 1 या 2 घंटा लगेगा, जितना भी टाइम लगता है, या मैं उसको बोलता हूँ 1 मिनट हटो, 15 मिनट में तो मैं करके देता हूँ मैं। तो उससे क्या होता है कि आपको जब अवेयरनेस होती है ना काम की, तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, चाहे वो आपके अपनी टीम के लोग हों या चाहे आपकी एक्सटर्नल आप किसी और वेंडर से कोऑर्डिनेट कर रहे हो। जैसे आपने आगे चल के एक एसईओ की टीम पूरी हायर कर ली, तो जब वो एसईओ वाला कह रहा है कि नहीं जी ये जो यूआरएल्स है ना आपके, ये कस्टम नहीं हो सकते, ये जो आपकी हेडिंग का टाइटल होगा वही होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं कस्टम हो सकते हैं। आप वर्डप्रेस खोलें, आर्टिकल की जो उसकी सेटिंग्स है वहां पे जाएं, आपको मिल जाएगा। वो सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं एक्स्ट्रा काम से, क्योंकि अब उनको एक एक यूआरएल कस्टम एडिट करना पड़ेगा। और कुछ वेबसाइट्स तक तो समझ में आता है, अगर आपका एक बहुत भारी ब्लॉग है, बहुत भारी जो है ना आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट है जहाँ पे दिन के 50-100 आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, और आप उसको लेके जा रही हैं कि जी 2 साल पुरानी वेबसाइट है, तो उसको तो हजारों आर्टिकल्स एडिट करने पड़ेंगे। तो वो इस वजह से इन कामों से भाग रहे होते हैं वो लोग। ठीक है, अथर ने इसका नाम बताया है कैनोनिकल यूआरएल्स। जी अथर। जी सर, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा था आपसे कि वो जो आप अभी डिस्कस कर रहे थे ना एफिलिएट और फ्लिपिंग का, जी वो प्लीज जरूर सर डिस्कस कर दीजिएगा आज ठीक या है। किसी भी क्लास तो में। आपने तो सेशन अटेंड किया एकरा वाला, वहाँ पे पूरा उन्होंने सेशन दिया था आधे घंटे का। सर वो मैंने मिस कर दिया था एक्चुअली। अच्छा ठीक है, थैंक यू। वेलकम। ओके जी। अच्छा, ऑन पेज एसईओ हमें पता है कि जितनी भी एफर्ट्स हम वेबसाइट के ऊपर कर रहे होते हैं, वेबसाइट के कंटेंट से रिलेटेड या वेबसाइट के एचटीएमएल कोड से रिलेटेड या वेबसाइट की इमेजेस से रिलेटेड, वो सब ऑन पेज एसईओ कंसिडर होता है। ऑफ पेज एसईओ आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एज द नेम इंडिकेट्स ऑफ पेज है ये, दैट मीन्स इसका वेबसाइट के ऊपर होने से कोई ताल्लुक नहीं है। वेबसाइट पे इस पे ज्यादा जो है ना कुछ नहीं करना, ये सारा काम एक्सटर्नल हो रहा होगा। ठीक है जी, स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यस यस सर। ओके, स्लाइड चेंज। वो नहीं हुई। नहीं हुई? अब नजर आ रही है? ये सब यस सर। चेंज हो गई है। ठीक है जी। ओके, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है सोशल सिग्नल्स। Social signals are number of public likes, shares, and views on social sites, including Facebook, Twitter, etc. Social signals help improve ranking. अच्छा जी, सोशल सिग्नल्स को अगर देखा जाए कि किस तरह के होते हैं सोशल सिग्नल्स, ठीक है, उसके लिए हम कुछ आर्टिकल्स देखते हैं। हम कहते हैं सोशल सिग्नल्स एग्जाम्पल। अच्छा जी, इसमें तो ऐसे एग्जाम्पल्स इसकी नहीं आ रही हैं। बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप आर्टिकल लिख रहे होते हैं या आपकी वेबसाइट में कोई भी पब्लिशिंग होती है, उसके नीचे आपको सेक्शंस मिल जाते हैं, जैसे ये है।
नजर आ रही है स्क्रीन आप लोगों को? यस सर। ठीक है, इस तरह के बटन है। अब ये नॉर्मली क्या है, पेज लाइक्स या पेज पे शेयरिंग के बटन है कि इधर लाइक करेंगे आप इनका पेज लाइक कर लेंगे, इधर आप शेयर करेंगे तो आप ट्विटर पे या लिंक्डइन पे इस आर्टिकल को शेयर कर देंगे। इसी तरह आप चाहें तो यहाँ पे अपने सोशल बटन्स भी लगा सकते हैं कि जी ये आर्टिकल को कितनी दफ़ा लाइक किया गया है, कितने कमेंट्स आए हैं इसमें, और उसको आप किसी प्लगइन के साथ, किसी भी सोशल मीडिया टूल के प्लगइन के साथ, जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो जिसका फेसबुक पे अकाउंट बना हुआ है, अगर वो लॉगिन है तो वो इसको भी, उस पर्टिकुलर बटन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, इस तरह के सोशल सिग्नल से जो आपका नया रीडर आता है उसको नजर आता है कि अच्छा जी ये आर्टिकल लेट से 5,000 लोगों ने लाइक किया हुआ है, तो उसको लगता है कि अच्छा इसकी क्रेडिबिलिटी है। ठीक है, इसी की तरह उसको जब नजर आता है अच्छा जी इनके सोशल प्लेटफॉर्म पे इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, तो वो और ज्यादा क्रेडिबल कंसिडर करता है। कमेंट्स अगर उसको नीचे शो हो रहे होते हैं, दैट मीन्स के इंगेजिंग भी है जी कंटेंट। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो रेपुटेशन है आर्टिकल की वो इंक्रीज होती है। ठीक है, सेकंड इज बैकलिंक्स। बैकलिंक्स जैसे नाम खुद बता रहा है कि ये वो लिंक्स हैं जो किसी के साथ बैक पे कनेक्टेड होते हैं। बैक पे कनेक्टेड क्या, तो इनकी पीछे से डील हुई हुई है डिफरेंट जो है ना वेबसाइट्स के साथ, और वो आपस में एक दूसरे को लिंक करते हैं। तो लिंकिंग अ वेबसाइट फ्रॉम अनदर वेबसाइट इज कॉल्ड बैकलिंक। आप एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं, ऑन पेज एसईओ में हमने देखा कि उसमें हम इंटरनल लिंक्स जो है ना जितने ज्यादा डालें उतना अच्छा है, ताकि यूजर जो है हमारी वेबसाइट से हमारी ही वेबसाइट पे मूव करे और ज्यादा से ज्यादा टाइम हमारी वेबसाइट पे स्पेंड करें। बट बैकलिंक्स क्या करते हैं, बैकलिंक्स ट्रैफिक एक्सचेंज करते हैं। अब आपने एक ब्लॉग बना लिया और जो बड़ा पॉपुलर हो गया, जिसपे लेट से डेली के जो है ना 15-20 हजार जो है विजिटर्स आ रहे हैं, या 500 हजार भी आ रहे हैं, अगर एक अच्छा नंबर ऑफ यूजर उस पर आता है और वो वेबसाइट सही चल रही है, लेकिन आगे चल के तो आपने इस वेबसाइट को प्रोबेबली बेचना है, या आपने जो है ना इस वेबसाइट को अगर चलाते भी रहना है तो आपने अपना रेवेन्यू बढ़ाना भी तो है ना। एक ही वेबसाइट पे, एक ही ब्लॉग पे थोड़ी आप सारी जिंदगी सरवाइव करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आपने एक नया आर्टिकल, नई वेबसाइट बना ली, नया ब्लॉग बना लिया। अब जब ये नया ब्लॉग बनाया है तो इस पे तो अभी ऑब्वियसली बिल्कुल नया ब्लॉग है, इस पे ट्रैफिक भी नहीं है, इस पे कंटेंट भी इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको इसका जो कंटेंट पे ट्रैफिक है वो इंक्रीज करना है। तो उसके लिए आप एक स्ट्रेटजी ये यूज कर सकते हैं कि जो आपकी वेबसाइट ऑलरेडी सक्सेसफुल है, आप उसके आर्टिकल्स में अपनी इस नई वेबसाइट पे पब्लिश हुए हुए आर्टिकल्स का लिंक डालें और यूजर्स को कहें कि मजीद अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे ये आर्टिकल है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो चांसेस हैं कि 100, 50, 500 हजार जितने भी यूजर्स आपका डेली आर्टिकल पढ़ते हैं, वो उसमें से 1%, 2%, 5%, 10% का रेशियो उस नई वेबसाइट पे भी चला जाए। तो जो मेहनत आपने ऑलरेडी एक वेबसाइट पे कर ली है उसमें से आपको थोड़ा मजीद रेवेन्यू जो है ना वो जनरेट हो जाता है। इसको कहते हैं कि मिल्किंग द काउ, कि आप जितना ज्यादा एक्सटेंड तक जो है ना उसका फायदा उठा सकें अपनी वेबसाइट का, वो करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो आपका ट्रैफिक है वो नई वेबसाइट पे जाता है, नई वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक नजर आता है गूगल को, तो वो उसकी रैंकिंग भी बढ़ाती है कि जी इसको तो बड़े अच्छे जो है ना बैकलिंक्स के थ्रू ट्रैफिक भी मिल रहा है। यही चीज थोड़ी बहुत एफिलिएट्स में भी होती है कि एफिलिएशन अगर आप कर लें किसी और वेबसाइट के साथ, चलें आपकी ही अपनी वेबसाइट नहीं है पुरानी वाली, आपने नई वेबसाइट बनाई है लेकिन आपको ट्रैफिक चाहिए। एक ऑप्शन तो है कि जी एडवर्टाइज करें, एक ऑप्शन है जी ऑन पेज एसईओ करें जिसमें बड़ा टाइम लग जाएगा उसको रैंक करने में। ऑफ पेज एसईओ की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपने कहा कि जी मेरे एक दोस्त है या एक रैंडम पर्सन है, उसकी वेबसाइट पे बहुत ट्रैफिक है, मैंने उससे बात की और उसको कहा कि अपने कुछ आर्टिकल्स में जो है ना मेरा ये लिंक जो है मुझे बैकलिंक दे दो, ताकि ट्रैफिक थोड़ा मेरी वेबसाइट पे भी मूव हो जाए। तो उससे ये हो जाएगा कि आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक बढ़ेगा, आप उसको चाहे पे करें या आपकी जो भी उसके साथ डील बनती है, दैट्स टोटली अप टू यू।
यमुना, आपका सवाल समझ नहीं आया मुझे। दूसरे की वेबसाइट का बैकलिंक भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपका जहां हम उसे डिस्कस कर रहे हो तो उसका बैकलिंक ऐड कर दें। अच्छा जी, स्लाइड चेंज की है, हो गई सबके पास? जी हो गई है। जी सर, हो गई। ओके। एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट क्या होता है कि एक ऐसा टेक्स्ट होता है, एक ऐसे टेक्स्ट की फॉर्म होती है जो आपकी वेबसाइट के बाकी टेक्स्ट से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। मुख्तलिफ इस तरीके से होता है कि उस टेक्स्ट के पीछे एक लिंक छुपा हुआ होता है। आपने अक्सर पढ़ा होगा कि कहीं ना कहीं आर्टिकल आप पढ़ रहे होते हैं और उस पे जैसे ही आप देखते हैं कि जी फॉर फर्दर डिटेल्स क्लिक हियर लिखा हुआ होता है। अब वो क्लिक हेयर का जो टेक्स्ट होता है उसी के ऊपर आप क्लिक करते हैं और एक नया आर्टिकल या नई वेबसाइट खुल जाती है। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया होता है कि उस क्लिक हेयर के टेक्स्ट के ऊपर एंकर बनाया हुआ होता है अपनी नई वेबसाइट का। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, वो यूआरएल देख के घबरा जाते हैं। अगर उनको एक नेकेड यूआरएल कहते हैं उसको, कि एक बिल्कुल ओपन यूआरएल अगर उनको नजर आता है जिसमें खतरनाक किस्म के http://www वेबसाइट का नाम, फिर स्लैश और बड़े बड़े कीवर्ड्स वाली जो है ना उनके यूआरएल होते हैं, जो अक्सर यूआरएल 2-2 3-3 लाइनों तक भी गए हुए होते हैं, तो यूजर उससे डर जाता है, घबरा जाता है। उसके लिए ऑल्टरनेट क्या होता है कि वो जी उस लिंक को किसी भी टेक्स्ट के पीछे छुपा देते हैं, एंकर कर देते हैं। तो उस चीज को कहा जाता है एंकर टेक्स्ट। ठीक है। अगेन आप, जरूरी नहीं है आप एंकर टेक्स्ट के लिए आप सी हेयर या क्लिक हेयर बोले, आप कुछ भी लिख सकते हैं कि जी लिंक हेयर, लिंक पे क्लिक करना है तो यहाँ पे क्लिक करने जी गो हेयर, या आप नेकेड यूआरएल भी डाल सकते हैं कि जी पूरा ओपन आपने यूआरएल डाल दिया। बट अगेन रिकमेंडेशन होती है कि आप उसको एंकर करके अगर बनाएं तो यूजर के क्लिक करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। एंकर टेक्स्ट किस तरह से ऐड होता है वो हम आगे चल के आपको बताएंगे जब हम पब्लिशिंग की तरफ जाएंगे आर्टिकल। नॉर्मली इसकी मैं मिसाल आपको इस तरह से देता हूँ कि जब हम कोई प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं, ठीक है, एक मिनट, लेट मी जस्ट get out of the presentation zone. जी, अब आप इसको ऐसे देखें कि यहाँ पे ये सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि मुझे जो है ना लिंकिंग अ वेबसाइट, अब ये जो वेबसाइट लिखा हुआ है ना इसके पीछे मुझे एक लिंक जो है ना वो एंकर करना है। तो पावर पॉइंट पे तो आप सिंपली इसको राइट क्लिक करके आप यहाँ हाइपर लिंक पे जाते हैं। ठीक है, और आपका जो भी लिंक है, लेट्स से www.daraz.pk, ठीक है, / भी डाल दिया। अब मैंने जब ये डाला ना तो देखें इसका फॉर्मेट चेंज हो गया। और अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, एक मिनट, चलें यहाँ से देखते हैं ओपन हाइपरलिंक जब मैं करता हूँ तो मेरे पास ऑटोमेटिकली दराज ओपन हो जाती है। तो इसी तरह का ही सिनेरियो हम अपनी वेबसाइट के आर्टिकल्स में भी करते हैं कि कुछ टेक्स्ट के पीछे एंकर छुपा देते हैं ताकि यूजर अगर क्लिक करे तो वो किसी नई वेबसाइट पे या हमारी वेबसाइट के किसी और पेज पे चला जाए। ठीक है जी। नाउ कमिंग बैक टू बैकलिंक्स। बैकलिंक्स क्रिएट करने के लिए या बैकलिंक्स आपके जिस वेबसाइट पे हैं उसके लिए कोशिश ये होती है कि वो जो वेबसाइट है जहाँ से आप बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हैं फॉर योर न्यू वेबसाइट या फॉर अ बेबी वेबसाइट जिसको आप कह लें, तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए उस वेबसाइट की। मींस उस पे वो वेबसाइट अच्छी डेवलप्ड होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, उस पर ट्रैफिक का फ्लो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अथॉरिटी होनी चाहिए उस वेबसाइट की, उस वेबसाइट की कोई वर्थ होनी चाहिए कि अगर वो वेबसाइट किसी को राउट कर रही है किसी और लिंक पे तो यूजर जो है वो उस पर ट्रस्ट करता हो
और वो यकीन करे कि अच्छा अगर इसने रिकमेंडेशन दी है तो अच्छी दी होगी या सही सेफ दी होगी, कोई मुझे जो है ना किसी ऐसी वेबसाइट पे नहीं भेज देगा जहां से मुझे हैकिंग के चांसेस हैं या वायरस के चांसेस हैं या स्पैम के चांसेस हैं। रेलेवेंसी होनी चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल लेट्स से कार फर्स्ट जो कंपनी है वो अपने बैकलिंक्स क्रिएट करती है parkwheels.com की वेबसाइट पे। तो पार्क व्हील्स भी गाड़ियों की सेल परचेज में डील करता है, कार फर्स्ट भी गाड़ियों की सेल परचेज में डील करता है। तो अगर कोई आर्टिकल पार्क व्हील्स पे पब्लिश हुआ है जिसमें बैकलिंक दिया हुआ है कि कार फर्स्ट जो है वो ये नई ऑफर लॉन्च कर रहे हैं, आप इसको देखें, तो क्रेडिबिलिटी है कि एक तो पार्क व्हील्स का ब्रांड नेम है, क्वालिटी है, अथॉरिटी है, लोग पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं पार्क व्हील्स क्या कहते हैं, एंड रेलेवेंट भी है कि हाँ गाड़ियों के ही शौकीन लोग जो है ना कार फर्स्ट के वेबसाइट पे गिरेंगे। दैट मीन्स कि रेलेवेंट है। लेकिन अगर हम यही लिंक डाल दें फॉर एग्जांपल फूड पांडा की वेबसाइट पे या दराज पे, तो बहुत ब्रॉड टारगेटिंग हो जाती है। अब वहां पे हर तरह का यूजर आता है, तो चांसेस के वहां से ट्रैफिक आएगा, और आएगा तो वो स्टे भी करेगा, पढ़ेगा भी। उनका इंटरेस्ट लेवल चेक करना या जज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से कोशिश की जाती है कि दोनों वेबसाइट जो है ना जिसका बैकलिंक क्रिएट हो रहा है और जिसके साथ बैकलिंक हो रहा है वो दोनों सेम नीश की होती हैं। नीश बेसिकली कहते हैं कैटेगरी को, ठीक है। कुछ लोग इसको निश भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको नीश भी बोलते हैं, मैं इसको नीश बोलता हूँ, ठीक है जी। टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स। अच्छा, बैकलिंक्स की जो है ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और ये पढ़ाने की हद तक कुछ टाइप्स मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये कोई लिमिटेड नहीं है कि बस यही टाइप्स होती हैं। आप किसी भी तरह अपना लिंक एक वेबसाइट पे डाल सकते हैं, और उसके बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें से कुछ अभी हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा मजीद कुछ हैं जो मैं आपको एक ब्लॉग से पढ़ के दिखाऊंगा, लेकिन स्टिल वो लिमिटेड नहीं है, उससे भी आगे और तरीके हो सकते हैं। आप अपने नए नए तरीके भी बना सकते हैं। अथॉरिटियर से क्या मुराद है जुल्करनैन आपकी? अथॉरिटी से मुराद मेरा ये है कि जिस तरह आपने अभी रिसेंटली एग्जाम्पल दी कि कारपस वाले पार्क व्हील्स पे अपना ऐड लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कारपस वालों ने पार्क व्हील से मतलब परमिशन तो ली होगी ना उस पे ऐड लगवाने के लिए, या फिर डायरेक्टली हम लोग ऐड हाँ लगवा नहीं नहीं सकते नहीं नहीं, वो तो एफिलिएशन है ना, ये ऐड नहीं है, हैं। ये एफिलिएटेड आर्टिकल पब्लिशिंग है। कि पार्क व्हील्स सर वाले या इसी तो तरह अपना आर्टिकल लिखें, पब्लिश करें और उसमें कारफस के लिंक पे भेजें लोगों को, या कारफस पूरा आर्टिकल लिख के पार्क व्हील्स को दे दे कि ये लो पब्लिश कर दो अपने पोर्टल पे, और इसके हम आपको इतने पैसे दे देंगे। तो इसी तरह सर आर्टिकल के अंदर भी कुछ कुछ कीवर्ड्स के अंदर लिंक, जिस तरह लिंक बिल्डिंग होती है, जी और वो हम लोग पे किसी और साइट पे हैं, फिर वो लिंक होते हैं तो वो हमें वो किसी और साइट पे भेज देता है या किसी बिल्कुल। और के पेज पे चले जाते हैं। जी इसी तरह। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है सर, थैंक ठीक है जी। टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स की अगर बात करें तो पहला ऑप्शन आता है कमेंट बैकलिंक्स का। कमेंट बैकलिंक्स क्या होते हैं कि अक्सर औकात जब आप आर्टिकल पढ़ रहे होंगे ना किसी वेबसाइट पे, तो नीचे एक कमेंट बॉक्स आ जाता है जिसमें उस आर्टिकल के बारे में लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, किसी को कोई सवाल होता है वहां पूछ रहा होता है। तो आप बेसिकली उसी कमेंट सेक्शन में अपनी वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट से इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको किसी की परमिशन की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे आपकी नीश का ट्रैफिक ज़्यादा है, तो आप वहाँ के कमेंट सेक्शन में जाके अपना लिंक कर सकते हैं कि इफ़ यू वांट टू रीड मोर अबाउट दिस टॉपिक फॉलो दिस लिंक। तो जो लोग कमेंट्स में एंगेज हो रहे हैं या जो लोग वो आर्टिकल पढ़ने के बाद कमेंट में आ रहे हैं, उनको अगर आपका वो लिंक नज़र आ जाता है तो आपको फ्री का ट्रैफिक मिल जाता है थोड़ा सा। और इट्स ऑल अबाउट द ट्रैफिक दैट यू आर गेटिंग, यही आपका एसेट है जो डेटा आप गैदर करते हैं अपनी वेबसाइट में, ठीक है। यूज सर्च ऑपरेटर्स टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज लाइक टाइप इन गूगल, leave a reply, fashion and keep commenting on all sites one by one। इसके लिए हमें डेमो देखना पड़ेगा।
अब देखें इन्वर्टेड कॉमास में हम जो भी कुछ लिखते हैं ना गूगल पे, वो एज इट इज वही टेक्स्ट जो है ना, कोशिश करते हैं कि उन वेबसाइट्स, वो वेबसाइट दिखाए जिसमें एज इट इज यही वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा हमने लिख दिया फैशन। तो अब ये दोनों वर्ड्स होने चाहिए फॉर श्योर। अब आप देखें लीव अ रिप्लाई भी है, फैशन भी है, लीव अ रिप्लाई भी है, फैशन भी है, लीव अ रिप्लाई भी है, फैशन भी है, फैशन भी है, लीव अ रिप्लाई भी है। तो इससे क्या हुआ, हमें पता चल गया कि इन सब ब्लॉग्स में फैशन की भी बात हो रही है और लीव अ रिप्लाई का ऑप्शन भी है। तो अब जब हम इन ब्लॉग्स को खोलेंगे एक एक करके, ठीक है, अब जैसे इन्होंने क्या जी, हाउ टू स्टार्ट अ फैशन बिजनेस, और आपने कोई आर्टिकल लिखा हुआ है सिमिलर चीज पे कि 5 मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हेन लॉन्चिंग अ न्यू बिजनेस। ठीक है, तो अब इसका जो कमेंट सेक्शन है ना यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं अपना डिटेल्स, डिटेल करें, पोस्ट कमेंट करेंगे, पॉसिबली या तो स्क्रूटनी पे जाएगा या वो एज इट इज ही पब्लिश हो जाएगा यहाँ पे। तो उससे क्या होगा, आपको फायदा ये मिलेगा कि आप इस वेबसाइट का ट्रैफिक जो कि इन दोनों कीवर्ड्स पे टॉप पे आ रही है, ठीक है, तो उस पे भी आपकी कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंस आ जाती है। ठीक है, लीव अ रिप्लाई, ठीक है, आई थिंक जब आप लॉग इन करेंगे तो यू कैन लीव अ रिप्लाई, और वो रिप्लाई जो है वो इसके कमेंट सेक्शन में नजर आ जाएगा इन भाई सब के। ठीक है, तो एक ये चीज सीखिए आपने कि इन्वर्टेड कॉमास में जो चीज आप लिखेंगे गूगल सर्च पे, वो एज इट इज गूगल जो है ना रिजल्ट दिखाएगा उन वेबसाइट पे जिन पे ये एज इट इज लिखा हुआ है। आप अगर ये आ हटा दें बी से लीव रिप्लाई कर देंगे तो वो लीव रिप्लाई वाले ही आपको रिजल्ट्स दिखाएगा। ठीक है, आप फैशन को फूड कर देंगे तो फिर लीव रिप्लाई और फूड वाले पेजेस दिखाएगा। वो आपकी नीश पे डिपेंड करता है, आपकी जो नीश है आप उसको सिलेक्ट करें और उसी से रिलेटेड आप चीजें ब्लॉग सर्च करें फॉर बैकलिंकिंग। अच्छा जी, फॉरम बैकलिंक्स होते हैं कि अक्सर वेबसाइट्स पे जो है ना फॉरम्स भी बने हुए होते हैं जहाँ पे उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कशंस चल रहे होते हैं। आप उन वेबसाइट्स पे भी जाके वहाँ पे आप अपनी जो भी आपकी आर्टिकल है, जो भी आप प्रमोट करना चाह रहे हैं अपना कंटेंट, वो आप उन फॉरम्स पे भी डाल सकते हैं। उसके लिए भी आपको क्या करना है जी, सिंपल गूगल पे सर्च करना है इन्वर्टेड कॉमास फॉरम, इन्वर्टेड कॉमास आपकी नीश, और जितनी भी वेबसाइट्स खुलती हैं आप उन पे 1 बाय 1 पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको चेंज कर देते हैं जी फॉरम से। ठीक है जी, तो अब हमें क्या जी, क्या मिला, फैशन भी मिला, फॉरम भी मिला, फैशन भी मिला, फॉरम भी मिला। ठीक है, यहाँ पे हमें फैशन फॉरम एक साथ ही मिल गया, फैशन फॉरम सब टाइटल में ही मिल गए। ठीक है, तो अब अगर हम इनको इसको खोलते हैं लेट्स से, ठीक है, अब ये देखें ये लिस्ट है टॉप 25 फैशन फॉरम्स, तो यहाँ से हमें वैसे ही 25 फॉरम्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये फॉरम है, ऑल यू नीड टू डू इज कि आप यहाँ पे साइन अप करेंगे, साइन अप करके लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके आपका जो भी डिस्कस टॉपिक यहाँ पे चल रहे हैं आप उसमें एंटर करके उस पे रिप्लाई करेंगे, और वो रिप्लाई जितने लोग पढ़ेंगे उनके चांसेस हैं आपकी वेबसाइट पे जाके आपकी भी आर्टिकल्स पढ़ने की। ठीक है, इस तरह के फॉरम्स होते हैं जहाँ पे जो टॉप टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे पिन हुए हैं टॉप पे, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल थ्रेड्स क्या है जी, वो यहाँ पे ये सारे मेंशन हुए हैं। ठीक है, इसी तरह यहीं पे कहीं आप भी शो हो रहे होंगे। ठीक है, तो इनकी पूरी पूरी प्रोफाइल्स हैं आई थिंक। ठीक है जी, सो ये एक पूरी लिस्ट मिल गई आपको जो सारे डिफरेंट फॉरम्स हैं जहाँ पे इस तरह की डिस्कशंस चल रही हैं, और आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है जी, देन
और टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स क्या है जी? competitor backlinks. Use free tool ranksignals.com to get the list of your competitors backlinks. आप ranksignals.com पे जाएं। जी चले जाते हैं। और हमने कहा कि जी हम यहाँ पे पार्क फील्ड्स देख लेते हैं। पार्क फील्ड्स क्या है? .com एंड .pk .com है। ओके, चेक बैकलिंक्स। एरर। कोई और वेबसाइट बताएं। सर दराज क्या करते हैं? मेरे ख्याल में इसका ही रैंक सिग्नल्स का ही सर्वर डाउन हुआ है। हम्म, OLX.com. amazon कर दे। इनका वेब सर्वर ही डाउन हुआ है। ठीक है, चलें, जब ये सर्वर अप होता है हम इसको देख सकते हैं। अदरवाइज हम गूगल कर सकते हैं, बैकलिंक फाइंडर्स या कंपेटिटर बैकलिंक्स भी अगर हम सर्च करें तो हमें आई थिंक मिल जानी चाहिए वेबसाइट्स। एनालिसिस कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी मुझसे डिटेल मांग रहे हैं। अब ये लंबी कहानी करेंगे, वेबसाइट अप्रूव करें जी, प्रोबेबली ईमेल वेरीफाई करें, ऑल दोस थिंग्स। लेट्स सी। देखा जी, तो अब हमें इसको करना पड़ेगा अप्रूव। बहुत सवाल पूछ रहे हैं तो भाई।
अच्छा जी, हाँ ये हो गया। once you have enough data, अच्छा जी, इनके पास इनफ डेटा ही नहीं है। हम्म। अच्छा जी, अब इन्होंने ये चीज कुछ खोली तो है, लेकिन ये किसकी है? इसी वेबसाइट की तो नहीं दिखा रही है। प्रोबेबली आई थिंक ये डेमो में से अपनी ही वेबसाइट की सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें। खैर एनीवेज, इसको हम लोग देख सकते हैं डिफरेंट टूल्स को यूज करते हुए। बैकलिंक प्रोफाइल packpage.com, डोमेन रेटिंग हमें मिल गई। बैकलिंक्स कितने हैं जी? उफ, मोर देन 1 मिलियन बैकलिंक्स। और उन बैकलिंक्स में से रेफरिंग डोमेन्स कितने हैं? 24,000 प्लस। ठीक है जी, तो इस तरह की आपको जो है ना समरी मिल जाती है यहाँ से, जो आई थिंक किसने शेयर की है? हफ्सा ने। हाँ हफ्सा, कुछ इसी तरह का ही जो है ना आपको रिजल्ट मिल जाएगा इस तरह के टूल्स को यूज करके, कि आपके कंपेटिटर ने कितने बैकलिंक्स यूज किए हुए हैं। और अगर आप पेड टूल्स ले लेंगे तो आपको और ये भी पता चल जाएगा कि उसने कहाँ कहाँ पे लिए हुए, किस तरीके के जो है ना बैकलिंक्स हैं उसके। ठीक है जी, देन use paid tool like Ahrefs to get complete list of your competitors backlinks and put link where possible। तो जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि Ahrefs एक अच्छा टूल है that you can purchase if you want to get more details about SEO and more information about your own website or as well as your competitors' websites। ठीक है जी, इसके अलावा टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स में और क्या होती हैं? गेस्ट पोस्ट हो जाती हैं। गेस्ट पोस्ट क्या होती है जी? ऑफर फ्री आर्टिकल टू द वेबसाइट दैट एक्सेप्ट गेस्ट पोस्ट एंड ऐड लिंक टू योर वेबसाइट। इसके लिए भी आपने यही चीज करनी है कि आपने गूगल भाई साहब के पास जाना है और उनको कहना है जी इन्वर्टेड कॉमास गेस्ट पोस्ट। ठीक है, आगे इन्वर्टेड कॉमास आपने अपनी नीश बता दी। ठीक है जी, तो अब
जो भी गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करती है वेबसाइट्स, गेस्ट पोस्ट फॉर ऑटोमेटिव कार ब्लॉग, गेस्ट पोस्ट ऑन कार ब्लॉग, ये सब एक्सेप्ट कर रही हैं। आप इनमें से कोई भी किसी से भी डील करके आप अपना एक रिटन आर्टिकल इसको भेज सकते हैं। ठीक है जी, उसके पूरे कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। देन आपको ईमेल करनी होगी फॉर प्राइस एंड गेस्ट पोस्ट। अच्छा जी, प्राइस पता नहीं ये देंगे या लेंगे, आई थिंक चार्ज करेंगे ये लोग आपसे। एनीवेज, देन उसके बाद इनकी कुछ डिटेल्स हैं, आप यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं इनको या इस फॉर्म को फिल करके यू कैन गेट इन टच विद देम। और अगर उनको आपका बेसिकली आर्टिकल पसंद आता है, ठीक है, सो दे विल पब्लिश इट लाइक दिस, जो इस तरह के ये और आर्टिकल जहाँ पब्लिश हुए हैं इनकी वेबसाइट पे। ठीक है जी, इसके अलावा टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स पे हम आते हैं वेब 2.0 की तरफ। तो वेब 2.0 में क्या होता है कि जो बेसिक टूल्स या बिल्ट इन टूल्स की जो हम बात कर रहे हैं वो जो अवेलेबल है हमारे पास, हम उनको यूज कर सकते हैं, लाइक वर्डप्रेस, ब्लॉगर, sites.google.com और इस तरह के जितने भी टूल्स हैं जो कि फ्री डोमेन भी आपको दे देते हैं या इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आप अपने बेसिकली कंप्लीट वेबसाइट्स मजीद बना सकते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे भी ब्लॉग्स अपने क्रिएट करके वहाँ से बैकलिंक्स जनरेट कर सकते हैं टू योर मेन ब्लॉग। ओके, देन कम्स Q&A बैकलिंक्स। उसके लिए क्या है जी, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो Q&A की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं, जैसे कि कोरा है। ठीक है जी, कोरा क्या करती है, वहाँ पे सवाल जवाब हो रहे थे, किसी को कोई भी मसला है वहाँ सवाल पूछता है और नीचे लोग उसको जवाब देना शुरू कर देते हैं। तो आप वहाँ जाके भी कुछ ऐसे सवाल ढूंढ सकती हैं या सकते हैं कि जी जो रिसेंटली आपकी नीड से रिलेटेड हुए हो, आप उनके आंसर में अपने इन आर्टिकल्स को पब्लिश कर सकते हैं। बिल्कुल, Pinterest भी इसी तरह का है। ठीक है, अच्छा, बैकलिंक्स आप किस किस तरह के भी बना सकते हैं। आप ब्रांडिंग वाइज बैकलिंक्स बना सकते हैं, आप सोशल बुक मार्किंग बना सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स बना सकते हैं, वीडियो ऑडियो डॉक्यूमेंट शेयरिंग हो सकती है, ईमेल आउटरीच हो सकती है, स्कॉलरशिप मेथड्स हो सकते हैं। बेसिकली जो हमने बताया कि जरूरी नहीं है सिर्फ एक टेक्स्ट में ही एंकर बना हुआ हो तो वो बैकलिंक हो जाएगा, या एक नेकेड यूआरएल हो तो वो आपका जो है बैकलिंक हो जाएगा। आप एक इमेज भी अगर अपनी अपलोड करें और उस इमेज पे बैकलिंक लगा दें अपनी वेबसाइट का, कि जब भी कोई इस इमेज पे क्लिक करे तो वो आपकी वेबसाइट पे राउट कर जाए, वो भी कंसिडर होगा एज अ बैकलिंक। इसी तरह आप जितना भी विजुअल मटेरियल एक वेबसाइट पे लगा सकते हैं, आप वो लगा के अगर उसकी बैकलिंक अपनी वेबसाइट की तरफ करते हैं तो वो भी बैकलिंक की टाइप कंसिडर होगी। ओके जी, इसके अलावा कुछ रिसोर्सेज हैं कल की तरह जो मैं अगेन ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, दैट यू कैन सी इन योर फ्री टाइम, सो दैट आप मजीद जो है ना ऑफ पेज एसईओ के बारे में चीजें सीख सकें। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस आज के टॉपिक के हवाले से?
जी जुल्करनैन। सर मैं ये कहना चाह रहा जिस तरह हम लोग कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं ये एक पूरी एक फील्ड है, जिस तरह इसी तरह एसईओ भी एक पूरी फील्ड है जिसके अंदर काफी सारी चीजें आ जाती हैं टेक्निकल में। तो सर अगर हम एसईओ को डोमेन को लेकर ही करना चाहें, एसईओ में ही अपनी मास्टरी करना चाहें, तो कौन से बेस्ट वे हैं कि हम लोग एसईओ में करें? देखिए, अगर सिर्फ आप एसईओ फोकस होना चाहते हैं तो भी आपको जो है ना बाकी सारे एस्पेक्ट्स आने चाहिए। जैसे कि हमने बात की कि कंटेंट राइटिंग इज द बेस ऑफ एसईओ, तो आपको कंटेंट राइटिंग तो सीखनी ही सीखनी है। इसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग की अगर बात करें तो चले, आपको डिजाइनिंग ना सही, इमेज कंप्रेशन आनी चाहिए कि किस तरह एक गिवन डिजाइन को आपने कंप्रेस करना है सो दैट वो अपने सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं ऑप्टिमाइज्ड वर्जन में जो है ना आपको मिले, ताकि वो वेबसाइट का लोड टाइम कम से कम रखें। इसके साथ साथ ही जो चीजें अभी हम आपको सिर्फ बेसिक्स जिसकी बता रहे हैं, आपने इनकी डिटेल में जंप इन करना है। आपने कोशिश करनी है कि आपकी फीड्स जो है ना, चाहे आप लिंक्डइन पे होते हैं, फेसबुक पे होते हैं, जो भी आप सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, या आप नॉर्मल गूगल सर्च ही अगर करते हैं, तो आपकी फीड भरी हुई होनी चाहिए उन स्पेसिफिक टॉपिक से जो आप पढ़ना चाहते हैं। बाकी इसके स्पेशलाइज कोर्सेज आपको इजीली मिल जाएंगे। आपको लोकल कोर्सेज मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, यूडेमी के ऊपर, आपको इंटरनेशनल कोर्सेज मिल जाएंगे। बट देन अगेन उसके लिए पहले आपको ये बेसिक्स आनी चाहिए, क्योंकि इतनी बेसिक चीज़ें अगर आप उसको पे करके सीखना चाहेंगे, या अगर आप इसके लिए जो है ना एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट इन कर रहे होंगे, तो मेरी नज़र में इट्स गोना बी अ बिट वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड फाइनेंसेस एज वेल। तो बेहतर ये है कि थोड़ी सी जो है ना आप सरफेस लेवल नॉलेज पहले ले लें, ताकि जब वो कुछ जार्गन्स यूज कर रहे हो अपने स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स में, तो आपको वो चीज़ें समझ आ रही होंगी। ये बात मैं कंटिन्यूसली पहली दफ़ा ही बोल चुका हूँ, नॉट जस्ट एसईओ, फेसबुक एड्स हमने आई थिंक कितने 1 हफ्ते या 2 हफ्ते लगा के सीखी, लेकिन स्टिल बहुत ही जो है ना सरफेस लेवल नॉलेज मिली। अभी तक मुझे नहीं लगता आपको ऑडियंस बनानी आ चुकी होगी, आपको लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करना आ चुकी होगी, आपको पिक्सल सेटअप करना आ चुके होंगे। वो चीज़ें आपको तभी सीखने को मिलेंगी जब आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे, चाहे उसके लिए आप मुझे मैसेज करके मुझसे पूछ रहे हो, या आप नॉर्मल जितने आप प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं फेसबुक पे आप वहाँ पूछते हो, या आप नॉर्मल अपनी पर्सनल गूगल सर्च करते हो। लेकिन इंटरेस्ट के साथ आपको एफर्ट पुट इन करना ज़रूरी है, तभी आप किसी भी फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर सकेंगे। जी तला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक चीज़ मुझे कंफर्म करनी थी। मेरी कंपनी की वेबसाइट है, तकरीबन कोई 1 साल पहले मैं चाह रहा था कि एसईओ कराऊं अपनी वेबसाइट की, इम्प्रूव हो। तो जो पर्सन था वो मुझसे कह रहा था कि जो आपकी वेबसाइट है पहले वो ज़रा अट्रैक्टिव होनी चाहिए और उसके होस्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए, तो देन पहले आप अपनी वेबसाइट पे वर्किंग कराएं, फिर देन एसईओ की तरफ जाएं। तो मेरा सवाल उससे यही था कि मेरी वेबसाइट जो बेसिक्स जितनी नीड्स होती हैं जो एज अ स्टार्टिंग में लोग रखते हैं वेबसाइट की, वो तमाम नीड्स पूरी थी। तो मैं ये चाह रहा था कि पहले उस पर ट्रैफिक आ जाए, थोड़ी सी मार्केट हो जाए, फिर देन उस पर कोई इन्वेस्ट किया जाए। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि वो सही कह रहा था या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही था? देखिए, एसईओ जो है ना वो एक यू कैन से इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। वो इस तरह से नहीं हो सकता कि आप अभी कर लें फिर उसके बाद बीच में रुकें फिर उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि उनका जो कहना था कि प्रोबेबली, मुझे नहीं पता वेबसाइट का यूआई उस टाइम पे कैसा था, कि जी जी। यूजर अगर आ भी जाता। जी, तो बेसिकली अब मुझे नहीं पता कि उस टाइम वेबसाइट का यूआई कैसा था। उस टाइम ऐसा था भी, इस काबिल भी था कि अगर वो ट्रैफिक आ भी जाता तो क्या वो रुकता, क्या वो देखता, या बाउंस बैक कर जाता, तो आपके पैसे भी ज़ाया होते, एफर्ट्स भी ज़ाया होती। तो हो सकता है वो रिकमेंड करते हैं कभी कि जी पहले आपकी जो थीम है ना वेबसाइट की वो अच्छी नहीं है, या होस्टिंग सर्वर, तो हमने खुद भी पढ़ा कि होस्टिंग सर्वर आपका अच्छा होना चाहिए। इनफैक्ट थीम भी हमने डिस्कस किया था कि थीम आपकी रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए और अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो उनका कहना भी सही था कि हाँ पहले आप बेसिक्स को सही करें, लेकिन आपको चाहिए था कि आप खुद उनको बोलते कि जी यू आर द एसईओ पर्सन, आप मुझे ये चीज़ें फिक्स करके दो, आप मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो।
तो अगर मेरी वेबसाइट की टेम्पलेट में कोई मसला है, मुझे राइट नई वेबसाइट्स के टेम्पलेट्स दिखाओ और मुझे बताओ कि अगर जी तुम्हारे पास डेवलपर है जो ये कर सकता है, नहीं तो फिर मैं अपने डेवलपर से करवाऊं, लेकिन सजेस्ट तो आप करोगे ना ठीक है कि जी कौन सी जी थीम जी बेस्ट है। सेम चीज फिर आप जी होस्टिंग सर्वर की बात करो जी, मैंने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा होस्टिंग सर्वर लिया हुआ है, अमेरिकन सर्वर लिया हुआ जी है, 2 GB का मैंने जो है ना स्पेस जी बैंडविड्थ ली हुई है। तो आप मुझे बताओ जी, जी मेरी जैसी वेबसाइट के लिए 4 GB सही रहेगा, जी 8 GB सही रहेगा, यूएस सर्वर के बजाय अगर मैं सिंगापुर से सर्वर ले लूँ वो बेहतर रहेगा। तो यू आर दी एसईओ एक्सपर्ट ना, ठीक है यू शुड सॉल्व माई ठीक है प्रॉब्लम्स। आप दोबारा बॉल मेरे कोर्ट में डाल देंगे तो मैं तो वहीं का वहीं खड़ा रह जाऊंगा, मुझे थोड़ी पता है ये काम। तो सही इसलिए सही बस बात है कोशिश सर करें यही कि जो भी एसईओ हम्म। टीम भी अगर आप हायर कर रहे हैं तो जी उसमें उतनी एक्सपर्टीज और उतनी जो है ना कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि दे शुड टेक ऑन द चैलेंज ऑन देमसेल्फ एंड देन प्रोवाइड यू विद द सॉल्यूशंस। ठीक है सर राइट ठीक है जी, थैंक वेलकम जी समरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरी बैड लक ये हुई कि मैंने जो ना कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से ये 2-3 जो एसईओ की क्लास थी वो ली नहीं है। हम्म। आज ही मैंने लिया है, मैं रिकॉर्डेड सेशन फिर देखूंगी। अच्छा, मुझे आपसे क्वेश्चन ये करना था, मैंने आपसे टाइम स्क्वायर न्यूज़ तो पहले भी तस्करा किया था ना। जी सर वहाँ पे हमने ना न्यूज़ेस डालना स्टार्ट कर दिए मतलब, और वहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि वो जो न्यूज़ेस वगैरह और जो आर्टिकल्स वगैरह हैं वो हमारे नाम और हमारी पिक्चर्स हमारी डिटेल्स के साथ ही जा रहे हैं ना, पब्लिश हो रहे हैं। जी अच्छा, अभी आपने मुझे वो एंकर टेक्स्ट का बताया था, मुझे उससे रिलेटेड आपसे एक बात ही करनी थी कि अगर लेट सपोज मैं 2 आर्टिकल्स लिखूं, ठीक है, वो दोनों आपस में रिलेटेड हो, हम्म। ठीक है, तो क्या मैं उसके अंदर मतलब न्यूज़ से रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, तो क्या मैं उसके अंदर एंकर टेक्स्ट ऐड करके ये चीज ऐड कर सकती हूँ कि फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन क्लिक हियर और दिस, मतलब ये यूजफुल होगा इन चीजों के लिए? हाँ ऑब्वियसली। मतलब लाइक इससे मेरे दोनों आर्टिकल्स की ट्रैफिक जो है वो एक साथ आई गेस वो मतलब वो हो जाएगी ना, बेसिकली व्यूज देखिए मेरे इंक्रीज हो ट्रैफिक है जाएंगे। तो आप ही की वेबसाइट पे, मतलब ट्रैफिक है तो न्यूयॉर्क पोस्ट की उस पे वेबसाइट पे, बस वो क्या होगा एक पेज से दूसरी तरफ पेज पे चला जाएगा तो थोड़ा टाइम और स्पेंड कर लेगा, कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स और कर लेगा। लेकिन क्योंकि वेबसाइट आपकी अपनी है तो आप इससे बेहतर और भी बहुत सारी चीजें कर सकती हैं। आप नीचे उसी आर्टिकल के नीचे बीच में या राइट हैंड पे आप रिलेटेड आर्टिकल्स का एक सेक्शन बना सकती हैं कि जी इस आर्टिकल के बाद आप रिकमेंड करती हैं कि ये आर्टिकल पढ़ा जाए। ठीक है, तो वो यूजर वैसे भी पढ़ सकता है, आप एंकर भी बना सकती हैं। इट्स टोटली अप टू यू, मतलब इसमें कोई एज सच जो है ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। आप देखें कि आपकी यूजर की जर्नी, जब आप एनालिटिक्स देख रही होंगी ना अपनी वेबसाइट के, आपको नजर आएगा कि आपका यूजर जो है वो अ, ज्यादा इन राइट हैंड वाले आर्टिकल्स पे क्लिक करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, या अगर आर्टिकल के बीच में कोई आपने इस तरह के एंकर्स दिए हुए हैं उसमें ज्यादा जो है ना आपको क्लिक्स मिलता है। तो जो ज्यादा वर्क कर रही हो आप उसी पे ज्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है सर, ठीक है जी, कमल थैंक यू। वेलकम। जी सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि फाइवर पे काफी सारे लोग ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल्स, जी तो जो एसईओ है इसमें अदर देन कीवर्ड्स और क्या क्या चीजें ऐड करें वहाँ पे जब सर्विस प्रोवाइड करें? सारी चीजें जो जो हमने कंटेंट राइटिंग में डिस्कस की है ना, एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल वो लिखते ही इसी वजह से हैं, क्योंकि एवरी आर्टिकल शुड बी एसईओ ऑप्टिमाइज इन माय ओपिनियन। बिकॉज कौन ऐसा क्लाइंट होगा या कौन ऐसी वेबसाइट वाला होगा जो कहेगा हाँ जी मुझे आर्टिकल दे दें लेकिन वो एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं होना चाहिए। मतलब ये तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। तो वो लिखते इस वजह से हैं ताकि अक्सर क्लाइंट्स को भी जो है ना वो यही चीज ढूंढ रहे होते हैं कि वी नीड एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल्स। जबकि होता होना तो ये चाहिए कि हर आर्टिकल शुड बी एसईओ ऑप्टिमाइज, बट उसको जस्ट उनकी वो नर्व को कैच करने के लिए वो लिखते हैं। अदरवाइज अंदर सारी वही चीजें हो रही होती हैं कि जी एक अट्रैक्टिव सा वो टाइटल दे देते हैं, टाइटल की 2-3 एग्जांपल्स दे देते हैं क्लाइंट को कि जी आप हम ये सजेस्ट करें, आप इसमें से जो चाहें यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो बॉडी टेक्स्ट है उसके कीवर्ड्स हैं वो उसका फ्लो भी उसी तरह से मैनेज करते हैं कि जब ये आर्टिकल पब्लिश हो तो इन कीवर्ड्स की मदद से या इन लिंक्स की वजह से उस आर्टिकल में डेप्थ मिले, उस आर्टिकल का रीडिंग टाइम जो है ना वो इंक्रीज हो और उस आर्टिकल से कोई वैल्यू भी क्रिएट हो रीडर के लिए। तो सारी वही चीजें जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस वो उसको टाइटल बड़ा उसमें दे देते हैं कि जी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड जो है ना हम आर्टिकल लिखते हैं। ठीक है, अथर ने एक लिंक शेयर किया learningseo.io। सो जो भी स्पेशलाइज्ड या और डिटेल में एसईओ सीखना चाहते हैं वो इस लिंक पे जाके भी सीख सकते हैं। जी जाहिद। सर मेरी बस एक छोटी सी सजेशन है सबको
वो ये कि अगर कोई एसईओ से रिलेटेड काम करना चाहता है या सीखना चाहता है तो अपनी सर्च तो अपनी जगह पे, लेकिन अगर कोई ऑलरेडी एसईओ है उनकी नज़र में जो ये काम करता हो तो उसको ज्वाइन कर ले, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि प्रैक्टिकल जिसने किया हुआ होता है तो वो बहुत क्विक वे में चीज़ें समझा देता है और आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाता है। तो कोई भी अगर ऐसा एसईओ जो आप समझते हो कि इनको काफ़ी नॉलेज है तो उसको ज्वाइन करने से ज़्यादा जो है ना वो आपको जल्दी क्विक प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि एसईओ में टेस्टिंग बहुत होती है, मतलब ट्राई करता है, टेस्ट करता है, फिर उसका रिजल्ट आता है। तो जिन लोगों ने टेस्टिंग की भी होती है उनके पास काफ़ी कंक्लूजन्स होते हैं, तो उससे जो है वो क्विक आप सीख जाते हैं चीज़ों को। बिल्कुल जी, जैसा जाहिद साहब ने कहा है कि आप अगर अपने आप को उस एटमॉस्फेयर में डाल देते हैं जहाँ पे हर वक्त यही बात हो रही है, जहाँ पे हर वक्त यही काम हो रहा है, तो आप ज़्यादा जल्दी सीख सकते हैं एज कम्पेयर टू जस्ट थियोरेटिकल नॉलेज। या वीडियो बेस्ड अगर आप नॉलेज ले भी रहे हैं तो आप कभी कभी प्रैक्टिस में फंसेंगे, तो आपको इंस्टेंट गाइड के लिए जरा कोई होना चाहिए। तो उसके लिए बेहतर है कि आप कोई टीम या कोई इस तरह के एसोसिएट्स के साथ आप पार्टनरशिप कर लें जो आपको कुछ सिखाएं और आप उनको कुछ सिखाएं, ताकि मिक्स एंड मैच में आप सब कुछ ना कुछ इवेंचुअली सीख जाए। ठीक है जी सर। वेब टू राइट आर्टिकल, वेब टू राइट आर्टिकल, आर्टिकल लिखने के लिए वेबसाइट चाहिए आपको? मैं समझा नहीं सवाल आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, आपने आज एक गूगल एड्स का वो शेयर किया था कि जो $40 वाला था और कुछ। जी, सर वो समझ नहीं आया है वो क्या था वो, क्योंकि हमने उस पर अप्लाई किया था वो लेकिन हमने उस आज पे नहीं वो कल नहीं आ रही। पोस्ट किया था और कल की क्लास के एंड में हमने उसको डिस्कस भी कर लिया है। तो आप कल की क्लास की एंड की रिकॉर्डिंग देख लें, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है जी, ओके। इसी बात पे आज का सेशन ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल मिलते हैं मज़ीद एसईओ की कुछ खबरों के साथ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।